जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पर स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में हम 3 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो जेट इंजन को लेकर आ रही है। तो मेरे पिछले वीडियो में एक व्यक्ति ने पूछा था कि क्यों भारत रशियन इंजन को अपने फाइटर जेट में यूज़ नहीं करता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कशन करेंगे और इसके अलावा कौन सा इंजन रशिया के द्वारा भारत को ऑफर किया गया था अपकमिंग फाइटर जेट के लिए, वह भी डिस्कशन करेंगे। और इसके अलावा रशियन इंजन को हम इतने लंबे टाइम से ऑपरेट भी कर रहे हैं, फिर भी भारत रशियन इंजन को कंसीडर क्यों नहीं कर रहा है। उसके अलावा जो वीडियो की नेक्स्ट अपडेट है वो LR-LACM के डेवलपमेंटल ट्रायल को लेकर आ रही है। तो आप सभी को पता होगा कि जो LR-LACM है वो ब्रह्मोस का एक चीपेस्ट ऑल्टरनेटिव है। उसके अलावा जो वीडियो की तीसरी अपडेट है वो भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल भारत को कुछ ना कुछ करके जो अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है उनको बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी देश है वो लगातार अपनी वायुसेना को मजबूत कर रहे हैं, जो कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमको आगे जाके एक बहुत ही बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो इन तीनों ही अपडेट के बारे में 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको मेरा डिफेंस के रिलेटेड कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। और इसके अलावा आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिसका आंसर मैं अपने आने वाले वीडियो में दे दूंगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। हम एक लंबे टाइम से जो रशियन इंजन है उनको भारत में ऑपरेट कर रहे हैं। और इसके अलावा बात करें तो जो सुखोई 30 MK का AL-31 इंजन है उसको लाइसेंस के अंडर भारत में ही बनाते हैं। उसके अलावा बात करें तो जो AL-31 इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल इंजन भी है, तो फिर भी हमने रशियन इंजन का यूज़ EMC और टेडवेव जैसे फाइटर जेट में क्यों नहीं किया है। रशियन इंजनों के बारे में बात करें तो स्पेशली AL-31 इंजन के बारे में, तो ऐसा नहीं है कि रशिया के द्वारा जेट इंजन का ऑफर भारत को नहीं दिया गया था। तो रशिया के द्वारा जो AL-31 इंजन है उसको भारत को ऑफर किया गया था अपकमिंग फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए, पर भारत ने इस इंजन को कंसीडर नहीं किया है। और भारत का जो झुकाव है वो वेस्टर्न कंट्रियों की ओर ज़्यादा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो रशियन इंजन होते हैं उनका फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होता है। तो जेट इंजन ज़्यादा अमाउंट में फ्यूल को कंज्यूम करेगा तो उसकी रेंज डेफिनेटली कम हो जाएगी। और इसके अलावा बात करें तो सिंगल इंजन के फाइटर जेट में अगर ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम वाला इंजन को लगा दिया गया तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लिमिटेशन हो जाएगी रेंज के मामले में। इसके अलावा बात करें तो किसी मिशन के दौरान एयर टू एयर रिफिल की फैसिलिटी न मिली तो उस मिशन के दौरान ज़्यादा नंबर में ड्रॉप टैंक को कैरी करना पड़ सकता है। और ज़्यादा नंबर में ड्रॉप टैंक को कैरी करेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी वेपन कैरिंग कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो इसी वजह से, और इसके अलावा बात करें तो रशियन इंजन साइज़ में भी बड़े होते हैं, जिसकी वजह से इन इंजनों का जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वह भी ज़्यादा आता है। इसके अलावा बात करें तो रशिया का जो AL-31 इंजन का डिज़ाइन है वह भी टाइम के साथ पुराना हो रहा है। और इसके अलावा बात करें तो AL-31 इंजन में कई सारे इशू आते हैं और भारत रशिया के पास उन इशू को लेके जाता है। तो रशिया के द्वारा इससे भी ज़्यादा पावरफुल यानी कि AL-41 सीधे तौर पर भारत को ऑफर किया जाता है। पर भारत को अभी फ़िलहाल पावरफुल इंजन की ज़रूरत तो है, पर अभी फ़िलहाल उतनी भी ज़रूरत नहीं है कि भारत अपनी फ्लीट में से जो पुराने इंजन है उसको रिप्लेस कर दे। कि रशिया के द्वारा भारत को AL-31 इंजन में मदद करने की बजाय अपने जो नए इंजन हैं उनको ही बेचने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके अलावा बात करें तो AL-31 की जो प्रॉब्लम है वो भारत अपने दम पे ही सॉल्व कर सकता है। ओवरऑल बात करें तो हाई फ्यूल कंजप्शन, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट और इसके अलावा ज़्यादा वेट होने की वजह से भारत ने रशियन इंजनों को सिलेक्ट नहीं किया है। और इसके कंपैरिजन में वेस्टर्न इंजन के बारे में बात करें, वेस्टर्न इंजन होते हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं और इसके अलावा उनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी इतना ज़्यादा नहीं होता है। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो जो रशियन इंजन होते हैं उनकी सर्विस लाइफ भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। और जो वेस्टर्न इंजन होते हैं उनकी सर्विस लाइफ रशियन इंजनों से दुगनी होती है। और इसके अलावा बात करें तो वेस्टर्न इंजन की जो टेक्नोलॉजी है वह भी एडवांस तरीन है। इसी वजह से भारत के द्वारा जो अपकमिंग फ्यूचर फाइटर जेट है उनके लिए वेस्टर्न कंट्री और US के इंजनों को प्रीफर किया जा रहा है, न कि रशियन इंजनों को। हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि LR-LACM को लेकर आ रही है, यानी कि लॉन्ग रेंज की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। तो जो ये मिसाइल है वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक चीपेस्ट ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, जिसकी वजह से भारत के द्वारा इस मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है। और इसके अलावा बात करें तो इस मिसाइल की जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर है, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल से भी ज़्यादा है। और इसके अलावा अनुमान तो यह है कि इस मिसाइल का जो यूनिट कॉस्ट होगा
वो 12 करोड़ के आसपास रहने वाला है। और इसके अलावा बात करें तो जो LRLACM है उसको निर्भय मिसाइल की टेक्नोलॉजी के ऊपर डेवलप किया गया है। इसके अलावा बात करें तो इस मिसाइल में स्वदेशी माइनिक इंजन लगाया गया है, जिसकी वजह से इस मिसाइल की जो कॉस्ट है वो कम से कम रहे। और इसके अलावा बात करें तो आगे जाके भारत अपनी सबमरीन में भी इन LRLACM का यूज़ करने वाला है, जिसकी वजह से भारत की जो कैपेबिलिटी है वो और भी ज़्यादा इन्हांस हो सके। और इसके अलावा इस मिसाइल के जो डेवलपमेंटल ट्रायल है उनको 2024 के मिड में करने का आयोजन रखा गया है। तो ओवरऑल बात करें तो यह मिसाइल भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बात करें तो इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत तो यह होगी कि इस मिसाइल को भारत की हर एक सबमरीन में इंटीग्रेट किया जा सकेगा। इसके अलावा बात करें तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के केस में ऐसा नहीं है। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को उसी सबमरीन में लगाया जाएगा जिस सबमरीन में वर्टिकल लॉन्च ट्यूब होगी। और इसके अलावा बात करें तो इस निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल को तो हर एक सबमरीन में लगाया जा सकता है। और इसके अलावा इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि यह मिसाइल 100% इंडिजिनियस कंटेंट से बनी है। हम वीडियो के नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो क्यों भारतीय वायुसेना की जो अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है उनको ज़्यादा मजबूत करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारे पड़ोसी दुश्मन देश है यानी कि चाइना पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के बारे में बात करें तो उनके पास पुराने F-60 फाइटर जेट मौजूद है। इसके अलावा जंग फाइटर 70 मौजूद है, पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट J-10C फाइटर जेट उन्होंने एक्वायर किया है। और इसके अलावा चाइना के बारे में बात करें तो वह एक बड़े नंबर में फाइटर जेट को अपनी वायुसेना में लगातार इंडक्ट कर रहा है। इसके अलावा बात करें तो अभी फिलहाल चाइना के पास एक ऑपरेशनल 5th जनरेशन फाइटर जेट भी मौजूद है, जिसको चाइना एक बड़े नंबर में ऑपरेट भी कर रहा है। भारतीय वायुसेना को इन दोनों ही देश को एक साथ काउंटर करना हो तो मिनिमम 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है। पर अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना में से जो पुराने फाइटर जेट रिटायर हो रहे हैं और नए फाइटर जेट का इंडक्शन रेट भी उतना ज़्यादा नहीं है। और इसके अलावा बात करें तो भारतीय वायुसेना की जो डिफेंस डील है वह भी पेंडिंग में पड़ी हुई है, जिनके ऊपर कोई बड़ा फैसला नहीं आ रहा है। तो ओवरऑल बात करें तो भारतीय वायुसेना 2030 तक भी जो 42 स्क्वाड्रन का आंकड़ा है उसको अचीव नहीं कर पाएगी। और भारतीय वायुसेना का ये लक्ष्य यह है कि 2030 तक सिर्फ 30 स्क्वाड्रन तक ही पहुंच पाएगी। उसके अलावा बात करें तो भारत के पास जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ वाला इशू था वो तो खड़ा ही था। और इसके अलावा बीच में ऐसी भी रिपोर्ट सामने आ रही थी कि भारत से पहले पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट आ सकता है। और अगर यह चीज़ पॉसिबल हो जाती है तो भारतीय वायुसेना की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो भारत को यह प्रयास करना चाहिए कि कुछ ना कुछ करके जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है उनको एक सूटेबल नंबर पे पहुंचा दिया जा सके। और इसके अलावा भारत को जो नए नए फाइटर जेट है उनको भी जल्द से जल्द इंडक्ट कर लेना चाहिए और MRFA डील को भी जल्द से जल्द साइन कर लेना चाहिए। उसके अलावा बात करें तो हम जो स्वदेशी तौर पे फाइटर जेट को डेवलप कर रहे हैं तो उनकी डेवलपमेंट स्पीड भी बढ़ानी चाहिए, तब जाके हम अपनी वायुसेना को अच्छे नंबर पे ला सकते हैं।